हेलो स्टूडेंट्स। ये J 2025 का पेपर 1 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग यहाँ उसको डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक का जो पहला क्वेश्चन है पेपर 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जीयूसी का बेहद आसान सा सवाल है ना। मतलब ये कह लो कि एडवांस का तो सवाल ये कम ही है, जेईमेन का सवाल है, थोड़ा सा लेंदी इसमें कर दिया गया है। बेसिक सा ये सवाल है जीयूसी का, है ना, जिसमें आपने को ये बताना है कि इसमें कंसिडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो मोस्ट एसिडिक हमसे पूछा जा रहा है। तो मोस्ट एसिडिक एज बताने के लिए बड़ा आसान सी बात होती है। जो जनरल मेथड हम यूज करते हैं वो ये रहता है कि आप वहां से एज को हटाइए, रिमूव करिए, और जो कंजुगेट बेस बनेगा उसका हम एस्टिबिलिटी यहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है, एक तो तरीका हो गया, बेस्ट तरीका यही होता है ना, नॉर्मली जिस पर हम बार बार बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर उससे भी आसान कर दिया गया चीज़ों को, इसलिए हम कह रहे थे कि जेईमेन का सवाल है। आसान इसलिए दोस्तों कर दिया गया है कि जो इसमें कंजुगेट बेस बनेगा वो एक ही है जिसका कंजुगेट बेस एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज हो रहा है। अब किसी एसिड का कंजुगेट बेस अगर एरोमेटिक से स्टेबलाइज हो रहा हो तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकता है फॉर द स्टेबिलिटी पर्पस। तो दो तरीकों से सवाल को हम लोग कर सकते हैं, एक तो हो गया स्टेबिलिटी वाले से, और दूसरा हम चेक कर सकते हैं इसको एरोमेटिसिटी वाले से। अगर कोई एरोमेटिसिटी अप्लाई करना भूल गया हो कि हक्कल्स रूल क्या है, तो हम इसको आराम से आरएस निकाल करके चेक कर सकते हैं। किसी कंजुगेट बेस के लिए जितना नंबर ऑफ आरएस बनेगा उतना ज्यादा कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी होता है। सिंपल सी बात है। तो पहले तो हम जो जल्दी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जल्दी सवाल को करना है, तो उसमें सबसे बेस्ट है कि आप ये देख लो कि कंजुगेट बेस किसका एरोमेटिक बन रहा है। दैट्स इट। तो लेट अस चेक। जो पहला वाला ऑप्शन अपने पास है इसकी बात कर ले यहाँ पर। तो ए ऑप्शन में बना बना करके देखना पड़ेगा, है तो जेईमेन का ही सवाल पर थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है, अपना एडवांस थोड़ा सा इज्जत बताने के लिए हल्का सा लेंदी सवाल को कर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ये अपने को ये सवाल ये दिया गया है, यहाँ पर ये है एच, यहाँ से मान लो हम हटा लिए, है ना। एच हटाने के बाद जब भी हम एच प्लस को हटाते हैं, प्रोटॉन को रिमूव करते हैं मित्रों, तो उस जगह पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये बन गया उस एसिड का कंजुगेट बेस। अब इसको आप डिलोक्लाइज कराइए, डिलोक्लाइज कराओगे तो डिलोक्लाइज कराने के बाद आप देखेंगे ये जब यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चलाएगा। तो इसमें आगे जाने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं। फिर यहाँ पे चले चलिए, इसमें एरोमेटिक नहीं बन रहा है, एरोमेटिक नहीं बन रहा है। और इस तरीके से आप आरएस जब बनाने जाएंगे यहाँ पर, तो आपको इसमें आरएस देखने को मिलेगा, तो 3 आरएस, 3 आरएस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 3 आपको मिलेंगे यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। बी वाले की बातें कर ली मित्र। यहाँ पर बी वाले में सेम तरीके से आपको एसिडी केच हटाना है, और किसी भी एसिड का एसिडी केच हटाने के बाद जो स्पीसीज बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट बेस। तो आपको कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक कर लेना है, जिसका कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा वो आपका बेहतर एसिड माना जाएगा। यहाँ पर आइए देख लेते हैं इस वाले का। तो यहाँ पर भी ये कंजुगेट बेस बनाने के लिए इस एसिडिकेज को हटाना पड़ेगा, और जैसे आप इस एसिडिकेज को हटाओगे तो आपको मिलेगा प्यारा सा उसका कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस का हमें एसिडिटी चेक कर लेना है। ये मित्रों जैसे यहाँ पर ये चार्ज डिलोक्लाइज करके यहाँ पर आएगा तो ये रिंग के अंदर में नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब रिंग के अंदर में नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज जब आया है तो उसका अगला आरएस जो बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ऐसा नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनने के बाद ऐसा आ जाएगा दोस्तों। और अब यहाँ पर देख सकते हैं बड़े प्यार से ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है ना। तो जिस एसिड का कंजुगेट बेस अगर एरोमेटिक से स्टेबिलिटी पा रहा हो तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है ना। दैट विल बी कंसिडर्ड बेस्ट एसिड। तो सबसे अच्छा एसिड हाइड्रोकार्बन्स में अगर नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम एरोमेटिसिटी को थ्रू, तो सबसे बेस्ट वही माना जाएगा। फिलहाल अभी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में हमारा कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी पा रहा है थ्रू एरोमेटिसिटी। बाकी सी और डी हम चेक कर लेते हैं। तो सी और डी में सेम तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना है कि कंजुगेट बेस बना लो, बट कंजुगेट बेस बनाने से आपको एरोमेटिसिटी का स्टेबिलिटी यहाँ मिलता हुआ अपने को नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ आप डिलोक्लाइजेशन कराइए तो ये यहाँ पर पाइबोन बनेगा, जो पाइबोन यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। फिर जो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा वो फिर से डिलोक्लाइज करके नेगेटिव चार्ज यहाँ चलाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि सी वाले में भी कंजुगेट बेस एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी नहीं पा रहा है ना। सिमिलरली मित्रों डी वाले में हम देख लेते हैं। अगर बात करें डी वाले का, तो डी वाले में भी हम यहाँ पर देख लीजिए, उसका भी डी वाले की बात करें, यहाँ कंजुगेट बेस बना लो। ये 5 नंबर का हमारा रिंग है मित्रों, यहाँ पर इस तरीके से है, और यहाँ पर ये है, राइट। अब यहाँ से अगेन आपको H प्लस हटाना है, प्रोटॉन हटाना है, यहाँ पर एनायन बनेगा मित्रों। करस्पोंडिंग एनायन बनने के बाद तो उसको आप डिलोक्लाइज कराएंगे तो आप देख पाएंगे नेगेटिव चार्ज का जो स्टेबिलिटी है वो मिनिमम रेजोनेंस पा रहा है,
मिनिमम रेजोनेंस से उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है ना। तो हम चारों का चेक कर लिए ABCD का, तो आपको देखने को मिलेगा कि बी वाला जो मॉलिक्यूल है उसका कंजुगेट बेस एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब कि बेस्ड स्टेबिलिटी है कंजुगेट बेस का, इसलिए करस्पॉन्डिंग एसिड सबसे अच्छा होगा। ठीक है। आप RS भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पहले वाले का है 3 RS बनेगा, इसका कंजुगेट बेस बनाओगे तो 3 RS आपको इसको मिलेगा। बी वाले के मित्र आप बनाने जाएंगे तो चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड है 6 RS इसका बनेगा, माना मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस। इस तरीके से मित्रों आप सी वाले बनाने जाएंगे तो सी वाले के अंदर में भी जो नंबर ऑफ RS बनता है हमारा 4 बनता है, बना के दिखेगा आप। और डी वाले में भी आप RS बनाओगे तो यहाँ भी 4 RS बनेगा। तो आप एरोमेटिसिटी लगाना अगर भूल चुके हैं, अगर कहीं दिमाग से स्किप कर रहा है आपका, तो आप कंजुगेट बेस में आप देख सकते हैं जितना ज्यादा RS उनका बनेगा उतना बेहतर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, एंड करस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो बी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये फोर्थ वाला था। आगे मित्रों अगला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, यह है क्वेश्चन नंबर 7, है ना, पेपर क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी मित्रों अगर हम रैंकिंग करना चाहें, बताना चाहेंगे किस लेवल का सवाल है, तो पहले तो यहाँ पर नीट का धब्बा लगा लीजिए, ये नीट का ही सवाल है, और थोड़ा सा जेईई मेन का स्मेल भी इसमें है, जेईई मेन का टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा, एडवांस का तो नहीं है ना। 7 नंबर क्वेश्चन, ये एडवांस का सवाल बिल्कुल नहीं मित्रों, जो नीट का और मेन का लेवल है उससे ज्यादा इसका लेवल बिल्कुल नहीं है ना। आइए बात करते हैं, बेहद साधारण सवाल लग रहा है ये। सवाल है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो करेक्ट ऑप्शंस अपने को बताना है। तो सबसे पहले मित्रों अपने को यहाँ पर कहा गया है कि एल्कीन है, साइक्लोएल्कीन है, साइक्लोहेक्सेन है, सबको दिख रहा होगा, उसका रिएक्शन HBr से कराना है। तो बेहद सिंपल सा मित्रों सवाल है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन उसको कहते हैं जहां पर पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा और उसके बाद होगा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। तो HBr एल्कीन चूंकि खुद एक न्यूक्लियोफाइल है और HBr में से H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो पहले न्यूक्लियोफाइल जो कि एल्कीन है वहाँ H+ आएगा, और H+ आने के बाद केटायन बनता है, और उसके बाद एडिशन होगा Br का जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। तो मित्रों HBr में से पहले H+ यहाँ पर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन करते हैं। तो एल्कीन बेइंग न्यूक्लियोफाइल वो H+ से रिएक्शन करेगा, और पाई बॉन्ड जब भी रिएक्शन करता है तो उसको हम हेटेरोलाइटिकली ब्रेक करते हैं, हेटेरोलाइटिकली ब्रेक करने से एनायन कैटायन जनरेट होता है। खैर एनायन यहाँ पर क्लियर नहीं बनता है, बट कैटायन क्लियरली बनता है, तो कैटायन का हमें स्टेबिलिटी ज्यादा रखना होता है, इस बात को ध्यान रखना होता है। खैर यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन पर कैटायन की स्टेबिलिटी बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है, इसलिए बॉन्ड को आराम से ब्रेक करके H+ पर अटैक कराइए, और H+ पर अटैक कराने के बाद जहाँ H+ ऐड होगा मित्रों, बगल वाले कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर आपको कैटायन देखने को मिलेगा। अब वो कैटायन चूंकि रीअरेंज कर नहीं सकता है, उसका एसिडिटी मैक्सिमम है ना, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक कार्बन है, तो सब जगह उसका एसिडिटी बराबर ही होगा। अब वहां पर न्यूक्लियोफाइल की बारी है, Br- का यहाँ पर ऐड कर लीजिए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और जब Br- मित्र ऐड होगा, तो Br- ऐड करने के बाद ये मिलेगा आपको, जिसको साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब इसका नाम दे दिया गया है पी इसका प्यारा सा नाम दिया गया है। ठीक है। उसके बाद मित्रों कहा गया है कि इसका फिंकलस्टन रिएक्शन कराना है, और एक कराना है अपने को स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फिंकलस्टन रिएक्शन जो आपको है, हम जिसको मित्रों जानते हैं एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। खैर स्वार्ट्स रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज टाइप का ही है ना। फिंकलस्टन में हम क्या लेते हैं मित्रों, NaI एसीटोन लिया जाता है, NaI एसीटोन। इसका ड्राइविंग फोर्स दोस्तों ये है कि I- बेहद शानदार न्यूक्लियोफाइल, बेहद शानदार न्यूक्लियोफाइल, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए Br- को रिप्लेस कर देगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के नाते। एंड एसीटोन के अंदर में NaBr का प्रेसिपिटेट बनता है दोस्तों, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत फेवरेबल होता है फ्रॉम ली-चाटलियर प्रिंसिपल। तो यहाँ पर फिंकलस्टन रिएक्शन अगर हम करा दें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर जो बनने वाला मॉलिक्यूल है, थोड़ी देर बाद आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर Br को रिप्लेस करके आप आयोडीन लगा दीजिए, है ना। एंड वहां पर NaBr बनता है, जिसका प्रेसिपिटेट बन जाता है एसीटोन में। NaBr NaI के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा आयनिक है, इसलिए एसीटोन एक कोवेलेंट सॉल्वेंट है, उसमें आयनिक कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन बनना यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है, पहली बात। दूसरी बात ये कि I- बीइंग स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोमाइड आयन, ये Br- को रिप्लेस करेगा। दो यहाँ ड्राइविंग फोर्स है फिंकलस्टन रिएक्शन के लिए। तो मित्रों यहाँ पर बन गया साइक्लोहेक्सेन आयोडाइड, जिसको आप R के नाम से बुला रहे हैं। ठीक है। अगर मित्रों फिंकलस्टन स्वार्ट्स फिंकलस्टन को क्यों कहा जा रहा है, इट इज क्यों, फिंकलस्टन वाले को क्यों कह रहे हैं हम लोग, है ना। और फिर कह रहे हैं कि पी में आपको रिएक्शन कराना है, जिसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, वहां पर आर बन रहा है मित्रों। एंड स्वार्ट्स रिएक्शन की बातें कर ले हम,
तो वहां पर स्वाट रिएक्शन कराने के लिए हम क्या लेते थे, तो सॉल्ट लेते हैं। किसका सॉल्ट लेते हैं, तो फ्लोराइड का सॉल्ट लेते हैं। AgF ले लीजिए आप, या Hg2F2 ले लीजिए आप, मतलब फ्लोराइड के COF2 ले सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो फ्लोराइड के यहाँ पर सॉल्ट लिया जाता है ना। तो यहाँ पर मित्रों फिर से इसमें और मीडियम का लेते हैं, DMF लेते हैं। यहाँ पर स्वाट रिएक्शन में मीडियम DMF लिया जाता है। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एक पोलर अप्रोटिक है मीडियम, पोलर अप्रोटिक मीडियम है, मतलब कि थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर इनमें ज्यादा होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, पोलर अप्रोटिक है, तो इसमें F- एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछ सकता है, कोई किसी का डाउट हो सकता है कि स्वाट रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या, ड्राइविंग फोर्स मतलब कि किस वजह से रिएक्शन हो रहा है, आखिर रिएक्शन क्यों हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो F- मित्रों पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में बेहतर न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, इसीलिए Br- को F- रिप्लेस करेगा। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है जिसको स्वाट रिएक्शन करने के बाद बन रहा है, उसको R के नाम से बुलाया जा रहा है। तो बस आपको यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक्सचेंज ही करना है दोस्तों। तो P में जहां Br प्रेजेंट है उसको हटा करके यहाँ पर F आपको लगा देना है। तो ये प्यारे से आपके पास मॉलिक्यूल हैं जिनको आप कह रहे हैं P, Q एंड R। अब इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल बातें लिखी गई हैं अपने ऑप्शन में। लेट अस टेक ऑप्शन वन बाय वन। चलिए बात करते हैं मित्रों। यहाँ पर अगर ऑप्शन हम देखने चले, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन करेंगे CX बॉन्ड लेंथ PQR में ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जहां पर Q का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा, फिर R का, फिर P का। मित्रों ये बात बेहद गलत है, क्योंकि CF बॉन्ड तो सबसे छोटा होता है ना। Q जो मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पर है, Q मॉलिक्यूल की बातें कर ले, तो Q मॉलिक्यूल में हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन है, और फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्यू वाला मॉलिक्यूल जो बन रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं CI बॉन्ड है, वहां पर CI बॉन्ड बिल्कुल बड़ा होगा। उसके बाद R है स्वाट रिएक्शन में, जो कि CF बॉन्ड है, तो बिल्कुल CF बॉन्ड तो छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये दे दिया है बीच में, और उससे छोटा CBr को बता दिया गया है, P में CBr बॉन्ड बना होगा, तो गलत बात है ना। सबसे अगर करेक्ट ऑर्डर की बात करें मित्रों, तो CI बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में CBr बॉन्ड होगा, और उसके बाद में CF बॉन्ड होगा। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलती किया हुआ है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही होते होते गलत हो गया। ठीक है। बी की बातें करें, CX बॉन्ड इंथैल्पी हमसे कहा जा रहा है, CX बॉन्ड इंथैल्पी PQRX में हमसे कह रहे हैं कि किस में ज्यादा होगा। तो मित्रों फिर से बता दें आपको, CF बॉन्ड कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद में CBr बॉन्ड होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा, और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा वो CI बॉन्ड होगा, CI बॉन्ड। तो देख लेते हैं, यहाँ पर P वाले में बना हुआ है CBr बॉन्ड, R में बना है मित्रों यहाँ पर CF बॉन्ड, और Q में बना हुआ है CI बॉन्ड। और ये बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर दिया गया है यहाँ पर। R वाला CF बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, उसके बाद में CBr बॉन्ड होगा जो कि P में प्रेजेंट है, और Q वाला मित्रों वहां पर CI बॉन्ड है जो कि सबसे कमजोर होगा, और ये सेकंड ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, B वाले में जो ऑर्डर दे रखा है बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सी वाला। वैसे सी में कह रहा है कि रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन PQR में क्या होगा। तो बेहद कॉमन सी बात है मित्रों, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को बकवास सवाल बिल्कुल नहीं कहना है, कॉमन कह सकते हैं, बकवास नहीं बोल सकते हो। अगर वो सवाल आसान वाला आपसे गलती हो गया तो सबसे डेंजरस सवाल है, क्योंकि ये सवाल 98% लोगों का सही होगा। अगर गलती हो जाता है किसी से, तो आप रेयरेस्ट होंगे गलती करने वाले, है ना। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन कभी भी बकवास नहीं होता है, कॉमन बोल सकते हैं आप, बार बार आप उनको करते हैं तो कॉमन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 की बात हो रही है मित्रों, तो सी आई बॉन्ड चूंकि सबसे कमजोर है, I- बेहद शानदार लिविंग ग्रुप भी है, इसलिए टुवर्ड्स SN2 CI बॉन्ड सबसे आसानी से मित्रों टूटेगा। उसके बाद में CBr बॉन्ड की बारी आएगी, क्योंकि CBr बॉन्ड वीक भी है और Bi- बेहद अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। और सबसे खराब जो SN2 का रिएक्टिविटी होगा वो CF बॉन्ड का होना चाहिए, क्योंकि F- बेइंग वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल, है ना, आउट ऑफ हैलाइड्स आयन, एंड CF बॉन्ड काफी स्ट्रांग भी होगा। तो दोनों एस्पेक्ट से लिविंग ग्रुप भी खराब है और बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, दोनों कारणों से SN2 की तरफ CF बॉन्ड का रिएक्टिविटी काफी कम होता है। तो मित्रों यहाँ पर हम देख लेते हैं सी वाले में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2, तो P का कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा होगा, और यहीं पर हो गया गलती, क्योंकि P मॉलिक्यूल में CBr बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो मॉलिक्यूल आपका Q है उसमें बॉन्ड CI होगा, तो CI का तो सबसे अच्छा रेट होना चाहिए ना, मतलब R वाले मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी सबसे अधिक होना चाहिए था टुवर्ड्स SN2। तो सी वाला भी आपको गलती होता हुआ दिख रहा है। पी के ए कह रहे हैं मित्रों, पी के ए एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करने के क्वांटिटी है, जिसका के ए ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़िया होता है, और पी के ए का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। मतलब जिसका पी के ए ज्यादा, मतलब वो एसिड खराब, जिसका पी के ज्यादा वो एसिड, पी के ज्यादा वो एसिड खराब, पी के कम वो एसिड अच्छा।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आर क्यू पी में पी के हमसे कह रहे हैं मित्रों कि एच आई उनका कंजुगेट बेस की बातें चल रही है, यहाँ पर कंजुगेट एसिड की बातें चल रही है। तो यहाँ पर आर है उसका एच एफ होगा करस्पॉन्डिंग एसिड, जो क्यू है उसका करस्पॉन्डिंग एसिड मित्रों एच आई होगा, और जो पी है उसका करस्पॉन्डिंग एसिड एच बी आर होगा। तो यहाँ पर एच एफ को कहा गया है कि उसका पीके सबसे अधिक होगा एचएफ का, तो बिल्कुल सही बात है। पीके जिसका ज्यादा होता है उसका करस्पॉन्डिंग एसिड होता है खराब। तो आर वाले का तो सही है। लेकिन मित्र बात करें क्यू वाले का, तो क्यू वाले का पीके ए होना चाहिए सबसे कम, लेकिन यहाँ पर क्यू को पी से आगे रखा गया, इसलिए डी वाला भी यहाँ पर गलत होता हुआ दिख रहा है। तो बेहद कॉमन सा सवाल था, बड़े कॉमन से ऑप्शंस भी बनाए गए थे, है ना। थोड़ा सा इसमें हल्का सा जीओसी भी डाला गया था, और रिएक्शन मैकेनिज्म ओआरएम तो यहाँ पर प्रेजेंट है ही, है ना। तो एक्चुअली 3 टॉपिक मिक्स्ड है यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक मतलब एल्कीन भी थोड़ा सा मिक्स्ड है, एल्कीन का रिएक्शन भी देख सकते हैं आप, इसमें हल्का सा जीओसी भी है, और रिएक्शन मैकेनिज्म भी यहाँ पर प्रेजेंट है। 3 टॉपिक को मिक्स किया गया है, बट बेहद बेहद टच किया गया टॉपिक को, तो कॉमन सवाल आप इसको कह सकते हैं। तो एडवांस लेवल का सवाल तो नहीं है। सही बात करते हैं, अगले ऑर्गेनिक सवाल की तरफ चलते हैं मित्रों। यहाँ देख लीजिए एक ऑर्गेनिक सवाल है, एडवांस का सवाल भी इसको नहीं कह सकते, ये जेईमेन के सवाल का कलेक्शन है। एडवांस का सवाल इन द सेंस कि आपका पेन थोड़ा कहीं रुक रहा हो ना, तो कह सकते हैं कि हाँ एक एडवांस लेवल का सवाल है। बट इन सवाल को करने में कहीं पर आपका पेन रुकेगा नहीं, अगर किसी का एवरेज तैयारी भी है तो आपका पेन नहीं रुकने वाला कहीं पर भी, क्योंकि रिएजेंट्स बेहद कॉमन वाले हैं। आई बात करते हैं मित्रों, 13 नंबर सवाल आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर है। और इसमें कहा गया है कि कुछ सीक्वेंस अपने को दिए गए हैं, कुछ रिएजेंट का सीरीज अपने को दिया गया है, और थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, परसेंट यील्ड की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, है ना। तो चलिए पहला एक्स जो दे रखा अपने को, कहा गया कि रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विथ 16 मोल ऑफ एक्स, एक्स का 16 मोल्स मित्रों लिया गया है। द यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप गिवन बिलो है, पैरेंथेसिस में दे रखा अपने को। तो अमाउंट ऑफ एस आपको बताना है कि एस जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका कितना वेट बनेगा, ग्राम में आपको वेट उसका बताना है। ठीक है, आइए मित्र बात करते हैं, बेहद कॉमन सा रिएजेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन कवर ढक गया होगा, हम लोग पढ़ लेंगे आई होप क्वेश्चन, तो इसको हम थोड़ा सा कवर करते हैं। यहाँ रीजन की बातें हम करें, मुद्दे की बातें वहां पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मित्रों, जो Na ड्राई ईथर है, सोडियम इन ड्राई ईथर है मित्रों, सोडियम इन ड्राई ईथर बेहद कॉमन सा है, हम लोग पढ़ा करते हैं कि वुड रिएक्शन करके बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है। वहां पर आर एक्स लेते थे, आर एक्स, तो दोनों एल्काइल हैलाइड हो तो उसको वुड रिएक्शन कहते हैं। अगर एक एल्काइल हैलाइड हो दूसरा एराइल हैलाइड हो तो उसको वुड फिटिक कहते हैं मित्रों। और अगर दोनों एराइल हैलाइड हो तो उसको फिटिक रिएक्शन कहा जाता है। तो बिल्कुल वुड रिएक्शन, पेरेंट रिएक्शन उनका वुड रिएक्शन ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक्स जो है मित्रों, ये जो रिएक्शन देगा सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, उसको फिटिक रिएक्शन कहा जाएगा, है ना। तो फिटिक रिएक्शन मित्रों होता क्या है कि दो आर मिल करके, दो एरोमेटिक मिल करके, है ना, बाइफेनल ऐसा सिस्टम बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ लेटेस्ट कैरी आउट द वुड फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मित्रों, यहाँ पर 2 मोल एक्स का मिल करके, 2 मोल मतलब सिंपल एक एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेकर के आपको समझा दे कि वुड फिटिंग होगा क्या। तो यहाँ पर ऐसा एक्स रहता है दोस्त, इसका 2 मोल रहेगा। यहाँ पर आप सोडियम लेंगे इन ड्राई ईथर, सोडियम को जब ड्राई ईथर में आप लेंगे तो यहाँ पर बाइफेनिल कंपाउंड ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा बनता है, जिसको हम लोग फिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जो पहला स्टेप है ना, एक से पी का जो जर्नी है, वो बेसिक इसी बेसिक रिएक्शन से आगे बढ़ रहा है, दैट्स इट, है ना। बस मॉलिक्यूल का थोड़ा सा भारीपन बढ़ गया है, थोड़ा हैवी मॉलिक्यूल है। तो चलिए एक्चुअल जो सवाल है वहां से आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक है बात जो अभी हम आपको बता रहे थे। ठीक है, आइए मित्रों एक्चुअल सवाल से आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने एक्चुअल सवाल है, ये हमें यहाँ पर दोस्तों बी आर दे दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया अपने को एक ईथर सिस्टम ऐसा दे रखा है मित्रों अपने को। इसका 2 मोल डेफिनेटली रिएक्शन करेगा, है ना, वो डाइमराइजेशन टाइप का रिएक्शन है, तो 2 मोल मिल करके और 1 मोल बनता हुआ आपको दिखाई देगा। इसको मित्रों फिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, सोडियम एंड ड्राई ईथर है, सोडियम एंड ड्राई ईथर, इट इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार वहां पर हम थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं। यह हमारा ये हो गया, यहाँ पर ये लग जाएगा मित्रों इस तरीके से, और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर ये इथर ऐसा प्रेजेंट रहेगा, इस प्रकार से ऐसा। ठीक, बेहद मेंस का सवाल है ना, बट थोड़ा लेंदी हो गया है, एडवांस को अपनी थोड़ी इज्जत बचानी होती है, तो लेंदी कर देता है सवालों को, है ना। ओके, अब यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान देना मित्रों, अगर यहाँ पर सिर्फ एच प्लस ले लेता, अगर खाली एच प्लस ले लिया होता, क्योंकि एडवांस है, इनके हर एक रीजन का बड़ी डीप मीनिंग निकल के आता है मित्रों, सिर्फ एरो के ऊपर एच प्लस लिखा होता तो मित्रों एसिडिक मीडियम हम मानते हैं उसको, और एसिडिक मीडियम में ईथर अनस्टेबल होता है।
दो बातें हैं, एक है कंपाउंड का अनस्टेबल होना और एक होता है कंपाउंड कि वो रहेगा कि अपने आप को चेंज कर लेगा। तो दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं जिनको हम जानते हैं, सबका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थोड़ी होता है, किसी का स्टेबिलिटी कम, किसी का स्टेबिलिटी ज़्यादा। कुछ लोग कम स्टेबल है फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होने की वजह से डिसोसिएट भी कर जाते हैं, रैप्चर भी कर जाते हैं, टूट भी जाते हैं, है ना। तो यहाँ मित्रों अगर सिर्फ एच प्लस लिया होता है एडवांस वाले, सिर्फ अगर एच प्लस लिए होते तो यहाँ पर ईथर को प्रोटोनेट कर देते हम, और ईथर प्रोटोनेशन के बाद अनस्टेबल माना जाता, लेकिन वो उसी ईथर के फॉर्म में रहता। लेकिन मित्रों यहाँ पर पानी भी लिया गया, H3O प्लस मीन्स H प्लस विथ वाटर, तो वाटर उसको डिसोसिएट करेगा। एक कंपाउंड कमजोर हो चुका है H प्लस के प्रोटोनेशन की वजह से, ईथर पर H प्लस आप इंट्रोड्यूस करोगे तो कंपाउंड वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बट टूटेगा नहीं। टूटेगा कब? जब पानी लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोलिसिस H3O प्लस है, H प्लस विथ वाटर है, तो आपको यहाँ पर कराना है हाइड्रोलाइसिस। सिर्फ H प्लस होता तो अनस्टेबल ईथर हम उसको बोल करके छोड़ देते बस, है ना। लेकिन यहाँ पर H3O प्लस है, मतलब वाटर भी लिया गया है, तो आपको ऐसा करा देना है हाइड्रोलाइसिस। और जब मित्रों आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराने जाएंगे तो आइए हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। थोड़ा सा आई नीड स्पेस, इसको हटा रहे हैं। और हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद वहां पर आपको एक एल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक छोटी सी बात है जो हम लोग ध्यान रखते हैं, वो ये है कि एक ही कार्बन पर जनरली दो हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल नहीं रहते हैं दोस्तों। ये था हमारा ईथर, है ना। एक फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ये था हमारा प्यारा सा ईथर। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे मित्रों, तो बेहद आसान है। ईथर की हाइड्रोलिसिस हम पढ़ा करते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड SN1 SN2 दोनों फॉलो करता है वो, है ना। तो यहाँ मित्रों आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से आप ब्रेक कर लीजिए इस प्रकार से, ऐसा, है ना। तो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये कार्बन, इसको हम अलग कलर से अगर मैं मार्क करूँ, है ना, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, इसी कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आकर लग जाएगा, दो OH ग्रुप लगेगा। और जनरली एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, तो वाटर का रिमूवल करके वहां पर हम बना लेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज एल्डिहाइड, है ना। तो हटाते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसको हटा देते हैं ईथर को, और ईथर को हटाने के बाद वहां पर आपको कार्बोनाइल बनता हुआ दोस्तों दिखाई देगा। ये ऐसा कंपाउंड है, ये कार्बन ऐसा बन गया कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पर भी आपको ऐसा कार्बन कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। आई होप आपको विजिबल है। ठीक है, ऐसा बन गया। तो मित्रों ये पी बन गया, इसको हम कह रहे हैं पी, इट इज योर प्यारा सा पी। और पी का मोलर मास दे रखा उन्होंने, इसका मोलर मास 210 है ना। 210 मोलर मास है, हम इसको निकाल भी सकते हैं, उन्होंने दिया हुआ भी है। और 100% यील्ड है, मतलब कि जितना भी रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है सब पी में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा रिएक्टेंट पी में कन्वर्ट हो चुका है, कुछ भी यहाँ पर बचा हुआ नहीं है मित्रों। आगे के रिएक्शन की बातें करें तो NaOH है और हीट मित्रों किया गया है, और साथ में बाद में कर दिया गया है एसिडिफिकेशन। तो कार्बन कंपाउंड विदाउट अल्फा H का रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं, अल्कली के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो इसी को मित्रों हम लोग कैनेजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। और कैनेजारो रिएक्शन चूंकि बेसिक मीडियम है, तो बाद में एसिडिक अवेलेबल कराने के लिए एसिडिफिकेशन हम कराया करते हैं, इसलिए वहां पर सेकेंडरी एजेंट लिया गया है H3O प्लस। तो चलिए करा दो कैनेजारो। तो जब कैनेजारो कराएंगे यहाँ पर, तो कैनेजारो होने के बाद मित्रों यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कैनेजारो में ये जो टाइप होगा उसको इंट्रा मोलिकुलर कैनेजारो कहेंगे दोस्तों, क्योंकि विद इन द सेम मॉलिक्यूल दोनों कार्बोनाइल बिना अल्फा एच वाले प्रेजेंट हैं। तो किसी एक को कहीं भी बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, किसी एक को आप बोल दीजिए कि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, किसी एक को आप रिडक्शन करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ मित्रों बनने वाली कंपाउंड एक तो ऐसा बन जाएगा जो रेड्यूस्ड फॉर्म है, अल्कोहल में चला जाता है। और जो ऑक्सीडाइज फॉर्म रहता है मित्रों ऐसा रहेगा, सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा ऐसा, क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एसिडिक वहां से गायब रहेगा। बाद में इसको एसिडिफिकेशन करा दिया गया दोस्तों, एच ट्रिपल से लिया गया है, तो ये सॉल्ट फॉर्म में रहता है। कनेजारो का प्रोडक्ट सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ से उसको हम लोग बाद में करते हैं एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिफिकेशन करने के बाद ये ऐसा प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर ऐसा अवेलेबल, और ये एसिडिक ग्रुप ऐसा है, ठीक है। पीके नजारा का प्रोडक्ट हो गया इस तरीके से हमारे आसपास। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है, इसको उन्होंने कहा हुआ है कैनेजारो का प्रोडक्ट को उन्होंने क्यू कहा हुआ है, क्यू, ये आपका क्यू हो गया, ठीक है। और इसका परसेंट यील्ड दिया गया 50%, ठीक है। मतलब कि पी से क्यू तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो 50% हमारा यील्ड हो जाएगा, ठीक है। वो हम लास्ट में देख लेंगे, मोल के हिसाब से हम लोग देख लेंगे बाद में, पहले ऑर्गेनिक वाली बात कर ले कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर बाद में मोल कॉन्सेप्ट जो लगाना होगा उसको हम लोग वहां पर लगा लेंगे, ठीक है।
ओके, कहने जा रहे के बाद मित्रों अगर हम देखें यहाँ पर तो रिएजेंट क्या दे रखा है, तो वहाँ पर क्यू के बाद एरो जो पर जो पहला रिएजेंट है वो सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन वाला है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा देगा। तो पहला दूसरा रिएजेंट दोनों का मतलब एक ही है, पूरा मतलब ये है कि वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होने वाला है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहाँ से गायब हो जाएगा। एनायन उसका इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम चले यहाँ पर और हम बात कर लें कि सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन अपने को कराना है, तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो मित्रों आपको गायब होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बाकी के जो ग्रुप्स है वो एज इट इज आपको वहां पर रिटेन होता हुआ दिखाई देगा ऐसा तरीके से। तो आप देख पाएंगे ये हम कहाँ तक पहुंच गए, हम लोग क्यू से चल करके आर तक पहुंच गए, तो ये आपका प्यारा सा कंपाउंड आर है। ठीक है, फिर मोल कॉन्सेप्ट वाली जो बात है एस्पेक्ट वो हम आगे देख लेंगे। पहले तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक वाली बात कर लेते हैं, है ना? फिर उसके बाद आर से मित्रों कहा गया है कि आर से टी तक हम जब चलेंगे, तो आर से टी तक में आपको लिया गया है जो रिएजेंट वो PbR3 है, ईथर मीडियम है मित्रों। PbR3 की अगर हम बात कर ले तो PX3 में मेनली हम Br और CH लेते हैं, क्योंकि PI3 स्टेबल नहीं होता है, तो रेड पी प्लस I2 आपको वहां पर लेना पड़ जाएगा। बट PCl3 PbR3 को एग्जिस्ट करने में उनके एसिडिटी में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, तो वो एग्जिस्ट आराम से कर लेते हैं। लेकिन जब PbR3 का रिएक्शन हम कराते हैं किसी भी अल्कोहल के साथ, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा वहां पर, और वहां पर अल्कोहल को रिप्लेस करके ब्रोमाइड आयन वहां पर आपको अटैच करा देना है ना? तो यहाँ पर उस स्टेप को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। PbR3 है, साथ ही मित्र यहाँ पर ईथर लिया गया है यहाँ पर। तो उसके बाद हमारा ये जो अल्कोहलिक ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ पर, ये आपको हटता हुआ दिखाई देगा। तो अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ से हटा लीजिए और यहाँ पर आपको लगा देना है ऐसा, Br लगा देना है दोस्तों ऐसा, और बाकी जो अगला फिनाइल कंपाउंड ऐसा ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, है ना? तो ये हम यहाँ पर टी तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये हमारा कंपाउंड टी है, इट इज आवर टी। उसके बाद आगे का जो रिजल्ट आप देखेंगे तो वहां पर फिर से आर को टी से एस तक हम पहुंचेंगे, तो आर को लिया गया है, और आर लेने के बाद सोडियम हाइड्राइड लिया गया है। सोडियम हाइड्राइड की बातें करें तो एक मेटल हाइड्राइड है, और मेटल हाइड्राइड खास करके सोडियम हाइड्राइड की बातें करें तो ये एक बेस के जैसा बिहेव कर सकता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव कर सकता है, बट मैक्सिमम ये बेस के जैसा ही बिहेव, न्यूक्लियोफाइल के जैसे आपको बिहेव करता हुआ दिखाई देगा। याद रखें कभी भी सोडियम हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड कभी भी ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम नहीं करते हैं। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, वहां से भी तो एच माइनस ही आता है, वहां से एच माइनस का सोर्स होता है वो। सोडियम बोरोहाइड्राइड वो भी एच माइनस का ही सोर्स है, बट दे एक्ट एज, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि वो हाइड्राइड आयन का ही सोर्स है। बट यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड हो गया या सोडियम हाइड्राइड हो गया, इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कभी यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, और यहाँ जो आपको जो कंपाउंड प्रेजेंट है टी में जो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है मित्रों वो Pr प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रिएक्शन करा देना है, PbR3 रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, टी हमारा है PbR3 में, और अल्कोहल हटा करके यहाँ पर Br लगा दिया, डिकार्बोनेशन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब टी मित्रों हम चलेंगे, और टी का रिएक्शन आगे जब कराया गया है तो यहाँ पर पहले आर लाया गया है, और आर का रिएक्शन करा दिया गया सोडियम हाइड्राइड के साथ। और हम आर में मित्रों आपको बता दें कि आर में हमारे पास एक अल्कोहलिक एच रहता है, और अल्कोहलिक एच चूंकि एसिडिक एच है, इसीलिए वो एसिड बेस रिएक्शन करके सोडियम हाइड्राइड के साथ, और ये ऐसा आपको बेस बनता हुआ दिखाई देगा। बेस, या आप इसको न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, बेस न्यूक्लियोफाइल स्पेसिस सेम ही होता है, डिपेंड करता है कि वो कैसा काम कर रहा है। तो ये स्पेसीज है, सोडियम हाइड्राइड और आर को रिएक्शन कराओगे तो ये वाला आपको स्पेसीज बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कभी कभी किसी को कंफ्यूजन हुआ है इस सवाल को करने में, उन्होंने क्या किया हुआ था कि टी जो कंपाउंड ये दिया गया है, इस टी का रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ करा दिया गया है, लेकिन वो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा वहां से, गलत हो जाएगा वहां से। किसी किसी को कंफ्यूजन था कि सोडियम हाइड्राइड जब लिया गया है और यहाँ पर हमें टी प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है, तो क्यों ना इनके बीच में हम सब्स्टिट्यूशन करा दें। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन आप करा देंगे टी के साथ सोडियम हाइड्राइड का, तो आर लेने का वहाँ मकसद मतलब ही क्या रहा फिर? आर लेने कुछ तो मतलब वहाँ रहा होगा कि उसी तरह का दोस्तों, जैसे मान लो कि आप किचन में गए हैं और वहां पर चूल्हे के पास में चाय रखा हुआ है ना, चाय पत्ती रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है ना, और अदरक रखा हुआ है, शुगर रखा हुआ है, शक्कर रखा हुआ है। तो कहानी बहुत क्लियर है कि आपको चाय ही बनानी है ना। अदरक में पानी डालकर उबाल करके पीना नहीं है, आपको चाय ही बनाना। जो सामग्री वहां पर जो मटेरियल रखे गए हैं उससे आपको चाय बनाना है। ये आपको थोड़ा सोचना, इस बात की हमें मैच्योरिटी रखना पड़ेगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन था लोगों को, उन्होंने टी का रिएक्शन करा दिया था, काफी जगह हमने देखा हुआ है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा उनको। काफी जगह उन्होंने ऐसा बताया हुआ कि
टी का रिएक्शन उन्होंने डायरेक्ट सोडियम हाइड्राइड से करा दिया हुआ है ना, जो कि गलत बात है। तो सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे हम आर के साथ मित्रों, तो पहले तो एसिड बेस हो जाएगा और ए ए एन ए एच का एच माइनस अल्कोहल के एच प्लस को लेकर के चला जाएगा H2 के फॉर्म में, और आपको मिलेगा यहाँ पर ऐसा एक बेस या न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। अब यही न्यूक्लियोफाइल या टी के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पर अटैक करके, और बी आर को बाहर आपको सब्स्टिट्यूट करता हुआ दिखाई देगा। तो जो बनने वाली कंपाउंड है, थोड़ा सा बल्कीनेस है रिएक्टेंट पार्टिकल का, रिएक्टेंट थोड़ा सा बल्कि जरूर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आसानी से इस तरीके से हम बना लेंगे पहले। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात कर ले, ये जो CS2 था यहाँ पर आकर के लग जाएगा ओ, ये लग जाएगा ऐसा CS2, थोड़ा सा है बल्किनेस इस तरीके से। wait a minute, ऐसा है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसी बेंजीन पर यहाँ पर अटैच कर लेते हैं, और बल्कि तो जरूर है ये इस प्रकार से ऐसा है ना। और इसके बाद इस तरफ से ऐसा यहाँ पर ये एज इट इज प्रेजेंट है ऐसा, ये देखिए कंपाउंड बना है, ठीक है। ये कंपाउंड बल्कि कंपाउंड यहाँ पर बल्कि प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा इस तरीके से मित्रों, यहाँ पर 6 मेंबर का है ये, इट इज बेंजीन ऐसा 6 मेंबर का है, और इसके ऑर्थो पोजिशन इसकी ऑर्थो पोजिशन पर यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का हम लोग नाम जो दे रहे हैं वो है एस, ये आपका एस है, इट इज योर एस, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एस्पेक्ट है इस सवाल का। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के हिसाब से बातें करें मित्रों, तो लेट अस सी। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कंपाउंड दिया गया एक्स, जो कंपाउंड है एक्स मित्रों दिया गया आपको 16 मोल दिया गया है, इट इज गिवन यू एज 16 मोल्स। अब इसका आगे जब चलेंगे मित्रों, तो 16 मोल आप एक्स का 16 मोल है, मतलब ये जो कंपाउंड एक्स है इसका 16 मोल दिया गया है, और हम जानते हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट ये बना है पी जो हमारा बना है वो 2 मोल एक्स को मिलाने से बनेगा, तो टोटल 16 मोल एक्स जब मिलेंगे तो पी बनेगा आपका 8 मोल, 8 मोल, 8 मोल ही आपको पी मिलेगा, तो पी यहाँ पर मिलेगा आपके 8 मोल, पी इज 8 मोल है, पी यहाँ पर 8 मोल है, पी इज 8 मोल, ठीक है। और उसके बाद मित्रों अगर हम बात आगे करें, पी जब 8 मोल हमारा है, तो यहाँ पर आगे चलेंगे आप, तो इस वाले में पी से जब आगे चलोगे आ, अगला कैनिजारो जो हम कराएंगे, पी के बाद आगे जब कैनिजारो कराओगे और आर की तरफ जब प्रोसीड करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आर मित्र यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई देगा, पी से सॉरी क्यू बनेगा, क्यू में 50% हो गया है, तो क्यू यहाँ पर बनेगा आपका आधा, 8 का भी आधा बनेगा, दैट इज 4 मोल, तो क्यू आपका 4 मोल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मित्रों आगे क्यू से आर जब चलेंगे, तो फिर से वो कह रहे हैं कि 50% हो गया है, क्यू से आर जब चलेंगे तो 50% हो जा रहा है मित्रों, ठीक है। तो क्यू से आर मतलब कि 4 मोल क्यू है, तो आर बनेगा आपका 2 मोल, ये मोल वाला एस्पेक्ट है ना, जो कि साधारण सा एस्पेक्ट है। फिर आर अब 2 मोल बन गया, तो आर से टी की तरफ चलेंगे मित्रों हम लोग, और आर से टी चलेंगे तो फिर से कह रहे हैं कि आधा बन रहा है ना, तो 4 मोल बनना है, तो आर से टी यहाँ पर क्यू से आर बन गया 2 मोल, 2 मोल से हम चलेंगे आर से टी की तरफ, तो फिर से आधा हो गया, तो ये 1 मोल हो जाएगा मित्रों, तो टी यहाँ पर बन रहा है 1 मोल, है ना। और टी के बाद आगे वाला है, टी के बाद एस जो बन रहा है वो फिर से 50% कम हो गया है, तो 1 मोल आपका टी था, तो 50% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मोल, दिस इज द स्टोरी। अब आपको एस का मोलर मास निकाल लेना है, और एस का मोलर मास निकाल करके और मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा एस का वेट, है ना। ये इसकी कहानी है, तो ये आपका कहानी था क्वेश्चन नंबर 13 का। और डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 13 भी मतलब कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ मेन क्वेश्चन है, रुक गया, ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तरफ मित्रों, फिर से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक बेहद कॉमन सा सवाल है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को बकवास ना कहें, कॉमन सा सवाल है, कॉमन इन द सेंस कि आपके सामने बहुत बार आया हो, है ना। सबसे जो हमारा बेसिक बुक है एनसीईआरटी, उसके सारे स्टैंडर्ड रिएक्शन है दोस्तों, है ना, उनसे हमें सवाल को बनाना है। तो कह रहा है 15th वाले में,
कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट टू आर द रिएक्टेंट नेम इन दिस रिएक्शन। अब मैं कह रहा है कि सेकेंड लिस्ट में जो दे रखे हैं रिएक्शंस, उनका जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, वो लिस्ट वन के लिए रिएक्टेंट होना चाहिए। बस इतनी सी बात कर रहा है वो। तो लिस्ट टू का पहले तो आप प्रोडक्ट बना लीजिए, और फिर लिस्ट वन से मैच करा लेना है कि लिस्ट टू का जो प्रोडक्ट है लिस्ट वन के किसके लिए रिएक्टेंट का काम करेगा, ये सवाल है। ठीक है, तो लेट अस मूव। मित्रों टॉल्यूइन दिया गया है, जो पहला है लिस्ट टू का पहला, हम बात कर ले जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी बातें कर ले मित्रों। तो बेहद सिंपल है, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टॉल्यूइन का रिएक्शन कराओगे क्लोरोमिल क्लोराइड के साथ, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पर मीडियम होता है। तो मित्रों यहाँ पर बनने वाले स्पीसीज है वो इटार्ट रिएक्शन के थ्रू, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन मित्रों, इटार्ट रिएक्शन इसको कहा जाता है, और इटार्ट रिएक्शन के थ्रू ये आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों पहले यहाँ पर, हालांकि हर बार ये बताया जाता है, इंतजार है इस बात का कि जब टॉल्यूइन का रिएक्शन होगा क्लोरमिल क्लोराइड के साथ, है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। आप पूछा तो नहीं गया है, लेकिन शायद पूछा जाएगा, ये हर बार हम लोग कहते हैं, है ना, देखते हैं कब पूछेगा, पूछेगा तो जरूर है, इंपॉर्टेंट बात ये। क्योंकि हाइड्रोलिसिस एनसीईआरटी में ये बात दिया गया है, बट एडवांस वाले इसको अब तक पूछे नहीं है, बट डेफिनेटली वो पूछेंगे जरूर। तो मित्रों यहाँ पर ये है CRO, ये कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों, यहाँ पर इसको जरूर हम ध्यान रखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस कॉम्प्लेक्स का हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हमें इस बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस हो करके और हमें मिलता है एक प्यारा सा कंपाउंड कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। देन वी गेट दिस कंपाउंड कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया गया है, बट अब तक एडवांस पूछा नहीं है, तो पूछने के भरपूर चांस है ना। तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स। तो देख लो एक लाइन क्या है दोस्तों, बेंजल्डिहाइड इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब हमें बड़े प्यार से देख लेना है लिस्ट वन में कि लिस्ट वन में किसका रिएक्टेंट का काम कर सकता है, ये बेंजल्डिहाइड, है ना। तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई ना पढ़ाता हो, कोई फिजिक्स या मैथ पढ़ा रहा हो, उससे भी आप उन सर से भी आप पूछेंगे कि कहने जा रहे हो रिएक्शन क्या है, तो पक्का वो बताएंगे, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो मित्रों डेफिनेटली देख लीजिए, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बिना अल्फा एच का है, तो ये कहने जा रहे हो रिएक्शन का रिएक्टेंट का काम बिल्कुल करेगा, है ना। तो जो लिस्ट टू का पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट है दैट इज बिंगल्डिहाइड, बिना अल्फा एच का कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कहने जा रहे हो रिएक्शन देने के लायक हुआ करते हैं। ठीक है, जनरली। तो मित्रों इसमें हमारा जो लिस्ट टू का पहला का प्रोडक्ट है वो एस से मैच करता हुआ दिखाई देगा, एस से मैच करेगा, है ना। तो मतलब कि जो एस है वो फर्स्ट से मैच करेगा, एस फर्स्ट से मैच करेगा मित्रों, बी और डी में ऐसा है। आप ध्यान रखें दोस्तों, ऑलवेज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें टाइम सेव करना है, ऑलवेज टाइम सेव करना है। एडवांस के अंदर आप बैठे हैं तो टाइम हो सके तो सेव करना आपको। ऑलवेज आप एक बार प्रोडक्ट बना करके हर एक कदम आगे बढ़े तो ऑप्शंस को एक बार जरूर देख लेना, टाइम आपका इससे सेव होगा। हालांकि हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट ये एग्जाम में आपको जरूर ध्यान रखना है, टाइम सेव करने का तरीका है, आप ऑप्शंस पर ध्यान दें। जैसे यहाँ पर ए से फर्स्ट मैच करेगा तो यहाँ पर बी और डी में से एक आंसर हमारा हो सकता है फॉर श्योर, लेकिन अभी बी और डी दोनों में या ए से फर्स्ट मैच कर रहा है, तो आगे वाले ऑप्शन यहाँ पर हम जरूर देखना चाहेंगे मित्रों। सेकंड देख लीजिए, बेंजोइक एसिड है, उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl5 के साथ, बहुत ही पॉपुलर कॉमन सा सवाल है, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराओगे PCl5 के साथ मित्रों, तो यहाँ पर OH ग्रुप जो है बेंजोइक का, हम यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं मित्रों। बात करें बेंजोइक एसिड का, तो ये आपका बेंजोइक एसिड है, और इस बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराओगे आप PCl5 के साथ, तो यहाँ पर PCl5 का रिएक्शन कराओगे आप, तो यहाँ पर इस तरीके से OH हट करके यहाँ पर Cl लगता हुआ दिखाई देता है ना। जनरली ये मैकेनिज्म जो फॉलो होता है इसको हम SN2TH मैकेनिज्म कहते हैं, SN2TH मैकेनिज्म को फॉलो करके, और बेंजोइक एसिड का OH हटेगा, रिप्लेस होगा Cl से मित्रों, और आपको एक मिलेगा एसिड हैलाइड, जिसको हम लोग बेंजोइल क्लोराइड भी कह सकते हैं कॉमन नेम के तौर पर। उसके बाद अमाइड से NH3 से मित्रों रिएक्शन करा दिया गया, फिर से आपको SN2TH का रिएक्शन आपको होता हुआ दिखाई देगा, NH3 being a good nucleophile and acid halide being most reactive acid derivative, इनके बीच में रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड SN2TH, और SN2TH रिएक्शन होकर के जहां पर टेट्राहेड्रल अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, और आपको फाइनल मिलेगा प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम है अमाइड। तो फाइनल यहाँ पर आपको अमाइड मित्रों ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। और अमाइड जब बन गया है, तो अमाइड के बाद आप आगे देखेंगे कि P4O10 लिया गया। P4O10 पता क्या है, ये P5 P2O5 का डाइमरिक फॉर्म है हम कह सकते हैं। तो P2O5 है क्या, तो मित्रों ये एनहाइड्रस फॉर्म है H3PO4 का, H3PO4, दो H3PO4 मॉलिक्यूल में से आप वाटर हटा दीजिए तो बनेगा P2O5। अब दो
सिस्टम में से जहाँ से वाटर को हटा करके इसको बनाया गया है, तो वाटर की कमी वाला सब्सटेंस को हम एनहाइड्रस कंपाउंड कहते हैं। तो एक्चुअली एनहाइड्रस है, मतलब कि इसको चाहिए वाटर, मतलब ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहाँ पर ले आइए। तो यहाँ मित्रों जब P2O5 भी आ सकता था, P4O10 है तो भी वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मित्रों आप P4O10 लेकर के आ जाते हैं, तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O का रिमूवल करेगा मित्रों। और H2O जब रिमूव होगा यहाँ से अमाइड में से, तो आपको जो मिलेगा कंपाउंड, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइल कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा, इसको हम लोग बेंजोनाइट्राइल बोल सकते हैं। तो एक बेंजोनाइट्राइल आपको मिलेगा, एक प्रोडक्ट। वही बात कर लेते हैं। तो बेंजोनाइट्राइल जो प्रोडक्ट है हमारा, लिस्ट टू का सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है बेंजोनाइट्राइल मित्रों। अब वो बेंजोनाइट्राइल किसका रिएक्टेंट होगा लिस्ट वन में? तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है मित्रों। हम जानते हैं कि साइनाइड का रिएक्शन हम कराते हैं, तो साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, जिसको हम लोग स्टेफेंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, SnCl2 प्लस HCl। तो मित्रों यहाँ पर पी से मैच करेगा, सेकंड वाले का पी से मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्राइल स्टेफेंस रिएक्शन का रिएक्टेंट का काम किया करता है ना। तो पी से सेकंड मैच हो रहा है मित्रों, पी से हमारा सेकंड मैच होगा, तो पी से सेकंड मैच होने वाला बी ऑप्शन है। तो देख लो बड़ा इजी, आसानी से ऑप्शंस को हम छांट रहे हैं। तो एडवांस वाले का ऐसा लक्षण तो नहीं था, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं रहता है कि ऑप्शंस तो आप कम से कम नहीं छांट सकते। ये जेईमेन में ऐसा होता है, एडवांस में ऑप्शन छांटने का पोजिशन स्टूडेंट के पास थोड़ा सा कम ही होता है, बट यहाँ पर हम कर पा रहे हैं, बड़े इजिली कर पा रहे हैं। तो टाइम बहुत सेव होगा, आराम से पी से सेकेंड मैच हो रहा है मित्रों। तो हमारा आंसर सीधा बी हो गया है ना, अनडाउटेडली, क्योंकि यहाँ पर बी और डी में से का हमारा आंसर था। बी पी का सेकंड मैच होते हमारा बी आंसर हो गया, इट इज कंफर्म्ड। तो आप टाइम से भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना हो, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करें तो सबका प्रोडक्ट आपको बता देते हैं। थर्ड की मित्र बातें करें, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन मित्रों ऑयल ऑफ मिर्वेन भी इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को। तो मित्रों नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? Fe प्लस HCl के साथ हो रहा है, मतलब Fe प्लस HCl हो, Zn प्लस HCl हो, है ना। तो ये रिड्यूस कर देता है और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो जाता है, और वो चला जाता है एनिलीन के अंदर मित्रों। ये इसको ऑयल ऑफ मिर्वेन भी हम कहते हैं। इसका रिएक्शन आप कराओगे FeHCl के साथ, तो जो बनने वाले कंपाउंड है मित्रों, उसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। और ये एनिलीन का रिएक्शन हम आगे कराएंगे, तो HCl प्लस NaNO2 है, या आप HNO2 भी यहाँ पर आप ले सकते थे। तो ये मित्रों बना लेगा BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जो कि स्टेबिलिटी उसका, सॉरी, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर रेंज में इसका स्टेबिलिटी रहता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, यहाँ से चल करके दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मित्रों यहाँ पर और टेम्परेचर वहाँ दिया भी है 273 278, आप उसको जो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करिएगा तो 0 से 5 डिग्री है यहाँ पर, है ना। तो मित्रों थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो एक BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना। एनिलीन का रिएक्शन कराओगे HCl NaNO2 के साथ, तो मित्रों आपको प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा BDC। फाइन। जो BDC यहाँ पर मित्रों बना है, ये BDC किस तरह का रिएक्शन देगा? तो सेकंड वाले में देख लो, सेकंड वाले में तो बहुत कॉमन है, जिसको सैंडमेयर्स रिएक्शन हम कहते हैं। सैंडमेयर्स रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है वो BDC ही होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही होता है ना। तो यहाँ पर मित्रों थर्ड से मैच करेगा, वो होगा हमारा क्यू। थर्ड से मैच करेगा हमारा क्यू। तो आंसर और आपका पुख्ता होते जा रहा है, थर्ड से क्यू आपको मैच होगा तो बी, और श्योर हम हो गए इस बात को लेकर के। फिर आगे चलते हैं और फोर्थ की बातें करें मित्रों, तो फोर्थ में है कि Cl2HNO लिया गया है, और बाद में वाटर वहाँ पर हाइड्रोलिसिस के लिए लिया गया है, फिर बाद में टोलेंस रिएजेंट है। तो मित्रों टॉल्विन लिया गया है, और टॉल्विन की कहानी हमें पता होता है। हम टॉल्विन की बातें करें, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये चीज आप देख लिए होंगे। तो टॉल्विन का रिएक्शन जब कराओगे मित्रों Cl2HNO के साथ, तो वहां पर एक ये तो बात इतना कॉमन है कि एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है, बहुत कॉमन है, हर किसी को पता भी होना चाहिए। वहाँ मित्रों 2 Cl लगाना है। ब्रोमीन अगर है, आप लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कराए होते तो बेंजालिक पोजीशन पर एक ही Br लगता है, बट जब क्लोरीनेशन आप कराओगे ना, तो बेंजालिक पोजीशन पर 2 Cl आपको लगाना है। ये बात आप याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ मित्रों अगर हम बातें करें लेटर सी, कि जब टॉल्विन है, टॉल्विन की बात करें, जब इसका आप रिएक्शन कराने जाओगे Cl2HNO के साथ दोस्तों, ऐसा, तो 2 Cl आपको लगाना है। 2 Cl इसलिए हम लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसका एसिडिटी भी अच्छा रहता है। 2 Cl है तो उसका एसिडिटी अच्छा रहता है। 2 Br वहां पर आप नहीं लगा सकते, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से उसका एसिडिटी कम होता है, इसलिए मोनोब्रोमिनेशन ही हम कराते हैं। बट मित्रों बात करें जब क्लोरिनेशन की करेंगे, तो वहां पर आप डाइक्लोरो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो H2O दिया गया है, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड हो गया,
उसका आप करा सकते हैं हाइड्रोलाइसिस। और जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको हो जाएगा बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड इज द फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो आइए देख लेते हैं कि जब बेंजल डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट है तो उसके बाद भी कुछ लिया गया। हाँ, टॉलेंस रिएजेंट है, बिल्कुल मित्र, टॉलेंस रिएजेंट लेकर के यहाँ पर आएंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट बेंजल डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिड के अंदर में। टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम लोग टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, सीफ ऐसा सब पढ़ते हैं। वहाँ पर जो ये 3-4 जिनका नाम हमने लिया हुआ उसमें से टॉलेंस ही इकलौता है जो बेंजल डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बाकी फेलिंग, बेनेडिक्ट, सीफ ये लोग नहीं कर पाते। तो मित्रों बेंजल डिहाइड का रिएक्शन कराओगे टोलेंस के साथ तो आपको जो मिलेगा कंपाउंड वो मिल जाएगा आपका एसिड। हालांकि सॉल्ट ही रहता है, बाद में एसिडिफिकेशन करके और हम उसको बेंजोइक एसिड बना लेते हैं। मित्रों बेंजोइक एसिड जब बन जाएगा तो बेंजोइक एसिड बनने के बाद SOCl2, मित्रों बता दें आपको एक एडवांस वाले से भी यहाँ मिस प्रिंट हुआ है। वो SOCl2 लेना चाह रहे थे बट यहाँ पर SO2Cl2 है। यूनिट रिएक्शन का ये रिएक्टेंट कहीं ना कहीं है। SOTCl2 उनको नहीं लेना था, इट इज मिसप्रिंट। तो मतलब खुश होने की जरूरत नहीं है, मिसप्रिंट की वजह से ऐसा कोई बोनस है नहीं होने वाला है। बट ये मिसप्रिंट है, उनको ऐसा बोलना था, ये नहीं होना था। यहाँ पर उनको SOCl2 लिखना था मित्रों, ये वो लिखना चाह रहे थे। और ये एक एसएनआई मैकेनिज्म फॉलो करता है। और एसएनआई मैकेनिज्म फॉलो करके और यहाँ पर OH की जगह पर Cl आपको रिप्लेस होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको बन जाएगा यहाँ पर एसिड हैलाइड, मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव, है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर NH3 लाया गया दोस्तों। NH3 लेकर के आओगे तो थोड़ी देर पहले इस सवाल को हम लोग किए थे, इसके बीच में एसिड डेरिवेटिव और NH3 के बीच में जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर SN2TH मैकेनिज्म फॉलो होता हुआ फाइनली आपको यहाँ पर एक कंपाउंड मिलेगा कॉल्ड अमाइड, है ना, अमाइड। ठीक है। तो मित्रों यहाँ पर अमाइड की बात कर लें तो अमाइड किसका रिएक्टेंट का काम कर सकता है, तो बिल्कुल आप लिस्ट वन में देखेंगे तो अमाइड बहुत ही कॉमन रिएक्शन है मित्रों, एक जिसको होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहा जाता है, जहां पर अमाइड एक कार्बन डिग्रेडेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि एक कार्बन कम होता है वहां पर। तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एक कार्बन कम हो करके और हमें एक अमाइन मिलता है, प्राइमरी अमाइन वहां पर हमें मिलता है। मित्रों प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा बिल्कुल। तो जो फोर्थ का प्रोडक्ट है टॉल्विन का, जो फर्स्ट सेकंड फोर्थ इन 4 एजेंट से आप रिएक्शन कराओगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका मिलेगा अमाइड। और अमाइड की रिएक्शन कराओगे आप लिस्ट वन के साथ अगर हम मैच करें तो होफमान का वो रिएक्टेंट है मित्रों। तो फोर्थ का जो रिएक्टेंट, फोर्थ का जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट वन का रिएक्टेंट होगा, वो होगा होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का। ठीक है, ये मित्रों यहाँ पर कहानियां है। और अब अगर ऑप्शन आप एक बार देखेंगे तो यहाँ पर पांचवा कहीं से मैच होता हुआ दिख नहीं रहा है, मतलब पांचवा ऐसे ही एक्स्ट्रा है, वो उसकी कहीं कोई जरूरत है नहीं, है ना। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। हम बताते हैं एनिलीन का रिएक्शन कराओगे एनहाइड्राइड के साथ या कोई भी एसिड हैलाइड के साथ तो वहां पर सोटन बाउमन करके रिएक्शन होता है। और एनिलीन का हम चूंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराते हैं इसलिए पहले सोटन बाउमन रिएक्शन करके और हम NH2 का एक्टिवेटिंग पावर को थोड़ा सा कम करते हैं। और एक्टिवेटिंग पावर कम करने के बाद फिर आप नाइट्रेशन कराओगे तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पर नाइट्रेशन होगा, जहां पर पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला थोड़ी क्राउडिंग की वजह से कम अमाउंट में बनेगा। उसके बाद में तो लास्ट में एक्वस NaOH हाइड्रोलाइसिस करा दिया गया बेसिक मीडियम में। तो फिर से वहां पर जो एसिड एनालाइड बनता है वो हाइड्रोलाइज होकर के वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। बट वो किसी का रिएक्टेंट है ही नहीं, है ना। तो हम जो हमने बातें किया आप एक बार इसको लिखिएगा करिएगा, सब कुछ हमने बता दिया है। बट पांचवा का जो प्रोडक्ट है वो किसी भी लिस्ट वन का रिएक्टेंट नहीं हो सकता, है ना। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। एंड अगेन ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का नहीं है। क्वेश्चन तो थोड़ा सा लग भी रहा था, ठीक ठाक लग रहा था, लेंदी चूंकि उन्होंने किया हुआ है। बट ऑप्शंस उन्होंने ऐसा सेट किया हुआ है कि बेहद आसानी से ऑप्शन को हम छांट सकते हैं, बहुत आसानी से। इसलिए एडवांस का सवाल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, प्योर जेई मेन का सवाल है ना। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15 मित्रों। आगे हम चलेंगे और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का 16 की बातें करें दोस्तों। आइए आपके पास 16 नंबर सवाल है। 16 सवाल की बातें करें तो 16 जो सवाल यहाँ पर ऑर्गेनिक वाला आपके सामने है, पेपर वन का लास्ट क्वेश्चन है ये, अंतिम क्वेश्चन है पेपर वन का, है ना, सेक्शन वाला। तो बहुत सिंपल से मित्र ये भी सवाल है, काफी आसान सवाल ये भी है, बहुत कॉमन से रीजेंट्स यहाँ पर यूज किए गए, मतलब कहीं पर भी पेन रुक नहीं रहा। ऐसा किसी भी मतलब एवरेज अगर किसी की तैयारी है तो उनका कहीं पर पेन रुकेगा नहीं, उनको कहीं पर रुकना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये सवाल क्या है। एक रीजन को सेकंड थॉट भी देने लायक सवाल नहीं है फिलहाल अभी तक, है ना।
चलिए इसमें कह रहा है मित्रों कि मैच द कंपाउंड इन लिस्ट वन विथ एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन इन लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब लिस्ट वन लिस्ट टू को आपको मैच कराना है बेसिकली। चलिए जो पी कंपाउंड है लिस्ट वन में, इसकी मित्रों बातें करें। अभी पी कंपाउंड जो दे रखा है यहाँ पर पढ़ो आप, पहले लिस्ट में पढ़ते हैं मित्रों। कह रहा है कि रिएक्शन विद फिनिल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई। मित्रों फिनिल डाइजोनियम सॉल्ट जो है, फिनिल डाइजोनियम सॉल्ट की बातें करें मतलब बीडीसी की बात हो रहा है। तो बीडीसी की बातें करें मित्रों, तो बीडीसी बेसिकली रिएक्शन जो करता है वो कपलिंग टाइप का रिएक्शन आपको करता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो रिएक्शन विद फिनिल डाइजोनियम सॉल्ट है गिव्स येलो डाई। यहाँ पर आपको येलो डाई मिलने का कोई स्कोप यहाँ पर मित्र है नहीं, है ना। येलो डाई यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है, ये कह रहे हैं। येलो डाई जो मित्र एक्चुअली मिलता है वो ये वाला कंपाउंड है। येलो डाई जो रहता है वो एक्चुअली इस कंपाउंड का रहता है, एक डाइजो कंपाउंड है। इसका मित्र आपको येलो डाई आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर बात कर लिए आपको येलो कलर का डाई रहता है ये वाला, है ना। तो अब यहाँ मित्रों जो पहला बी वाला है, इसकी अगर बातें करें तो यहाँ पर येलो कलर कंपाउंड यहाँ पर ये नहीं बना पाएगा। तो पहला वाला यहाँ पर नहीं है। ये फिनोलिक ग्रुप जो आपको दिख रहा है यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप, तो फिनोलिक ग्रुप का रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है मित्रों। वो है FeCl3 के साथ रिएक्शन जब फिनोलिक ग्रुप करता है तो वायलेट कलर का हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो फिनोलिक ग्रुप यहाँ पर पी वाले में ही है और कहीं पर पी वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर जो FeCl3 के साथ जो वायलेट कलर यहाँ पर बनेगा मित्रों, वो पी से सेकेंड मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। पी से यहाँ पर आपको सेकेंड मैच होना चाहिए क्योंकि फिनोलिक ग्रुप FeCl3 के साथ रिएक्शन करके और हमें वायलेट कंपाउंड बनाने को मिलता है ना। तो पी से यहाँ सेकंड मैच करके साफ साफ बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है मित्रों यहाँ पर ये। फिर इस क्यू वाला जो दे रखा है अपने को, यहाँ पर क्यू में कह रहा है दोस्त कि रिएक्शन विद फेनिल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, बिल्कुल नहीं, कपलिंग रिएक्शन क्यू वाला मित्रों देने के लायक नहीं है। अच्छा यहाँ पर भी देखते रहना, पी से सेकंड कहाँ मैच हो रहा है, बी वाला मैच कर रहा है और डी मैच कर रहा है। तो बी डी मैच मैच कर हमारा बी और डी में से एक आंसर होगा। और आपको जरूर ऐसा करना है कि टाइम सेव हर हाल में करें, टाइम सेव आपको हर हाल में करना है ना। तो मित्रों पी से हमारा मैच कर गया सेकंड। क्यू की बात करें दोस्तों, तो क्यू में आप देख पाएंगे एस्टर भी प्रेजेंट है वहां पर, है ना, अमाइड्स भी प्रेजेंट है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो पहला है रिएक्शन विद फेनिल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल मित्रों नहीं है। और जब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो बड़े आसानी से आप कह सकते थे कि पी का जब सेकंड है और क्यू का फर्स्ट नहीं हो सकता है, तो मित्रों आप कह सकते हैं कि क्यू का बड़े आसानी से फर्स्ट फिफ्थ हो जाना चाहिए। और फिफ्थ हो जाएगा तो आपका आंसर बड़े आसानी से होता हुआ दिख रहा है बी वाला, है ना। तो टाइम आप ऐसे सेव कर सकते हैं, ऐसा करना भी आपको। खैर देखते हैं यहाँ पर क्यू से फर्स्ट बिल्कुल नहीं हो सकता मित्रों, हमारा क्यू से आगे देख लेते हैं सेकेंड वाला। FeCl3 बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि फिनोलिक ग्रुप की वाले में प्रेजेंट है नहीं। थर्ड मित्र बातें करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, बिल्कुल ऐसा नहीं मित्रों। ग्लूकोज का रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन कौन बनाता है, जो हाइड्रोजन जिनमें प्रेजेंट रहता है वही ग्लूकोज के साथ हाइड्रोजन बनाता है। तो थर्ड भी हमारा आंसर क्यू से मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है। मित्रों बात करें फोर्थ वाले का, तो क्या लेसन एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपाउंड ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ एक्वस FeCl3 गिव्स ब्लड रेड कलर। मतलब ब्लड रेड कलर जब मिलता है, बहुत पीओसी का बेसिक सा सवाल है, वहां पर एसीएन होना चाहिए सल्फर में, सल्फर का ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए, नाइट्रोजन का भी वहां पर प्रेजेंस होना चाहिए। तो एसीएन बनेगा, एसीएन वही थायोसाइनाइड वही बनाता है ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पर क्यू वाले में किसी भी तरह का सल्फर का प्रेजेंस तो है नहीं, है ना दोस्तों। इसलिए हमारा फोर्थ भी मैच नहीं करेगा। फिफ्थ की बातें करें मित्रों, कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स नीन हाइड्रोजन टेस्ट एंड डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलियन डाई टेस्ट, डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलियन डाई टेस्ट। आइए मित्र बात करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दो पूरा। जब हाइड्रोलिसिस करा दोगे पूरा आप, तो मित्रों आपको क्या मिलेगा, क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा मित्रों, यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। तो क्यू का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपको जो मिलेगा, अगर उस पर हम मित्रों चर्चा करें, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर मित्रों ऐसा हो जाएगा, इस बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको NH2। और यहाँ मित्रों मतलब एक अमाइनो एसिड आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ये आपका अल्फा अमाइनो एसिड है मित्रों, है ना। और उसके बाद अगला जो सेगमेंट इसका है, उसकी अगर बातें कर लें, तो क्यू का हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये तो एक एसिड बन जाएगा, जो एस्टर वाला पार्ट है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा मित्रों, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो ये कंपाउंड है और यहाँ भी आपको ऐसा NH2 बनता हुआ दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं कि अल्फा अमाइनो एसिड यहाँ पर मित्र बन रहा है। और अल्फा अमाइनो एसिड की बातें कर ले, तो हाइड्रोलिसिस के बाद जब अल्फा अमाइनो एसिड बनेगा तो वो नीन हाइड्रोजन टेस्ट बिल्कुल आपको देता हुआ दिखाई देगा, वो नीन हाइड्रोजन टेस्ट देगा,
है ना? तो आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस इट विल गिव नीन हाइड्रोजन टेस्ट, बिल्कुल अमाइनो एसिड का टेस्ट नीन हाइड्रोजन टेस्ट होता है मित्रों। और डजंट गिव पॉजिटिव थैलिन डाइटेस्ट। थैलिन डाइटेस्ट मित्रों एक्चुअली फेनोल का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है ना? जहाँ फेनोथिलीन हम बनाते हैं पिंक कलर का आयोनाइज्ड फॉर्म में पिंक कलर उसका रहता है। तो थैलिन डाइटेस्ट एक्चुअली मित्रों फेनोल का टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्यू वाले में हाइड्रोलिसिस करने के बाद कोई फिनोल ग्रुप का प्रेजेंस है ही नहीं, इसलिए थैलिन डाइटेस्ट बिल्कुल ये नहीं देगा। तो पांचवा जो मित्र है, मित्र फिफ्थ वाला है, वो क्यू से बिल्कुल परफेक्टली मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है ना? फिर आगे चलिए। तो और यहाँ पर पुख्ता हो गया कि बी वाला ही हमारा आंसर है। फिर आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक एनिलीनियम क्लोराइड है मित्रों। एनिलीनियम क्लोराइड मतलब एनिलीन एसिडिक मीडियम में ऐसा ही रहता है, एसिडिक मीडियम में स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखोगे आप तो एनिलीन एनिलीनियम क्लोराइड के फॉर्म में ही रहता है। तो एक्चुअली समझ लीजिए आप कि ये एनिलीन ही है इन एसिडिक मीडियम, पीएच लेस 7 रखेंगे तो एनिलीन ऐसा ही रहता है ना? तो आर के मित्रों आप रिएक्शन कराने जाओगे तो रिएक्शन विद फेनिल पहले से मैच कराते हैं आर वाले का। तो रिएक्शन विद फेनिल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, बिल्कुल परफेक्ट है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर ये एनिलीन एक्चुअली है। एनिलीन का रिएक्शन कराओगे किसके साथ? बीडीसी के साथ। तो यही येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो हम यहाँ पर अभी बता रहे थे। ये मित्रों येलो कलर का कॉम्प्लेक्स है जो येलो डाई बनता है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है, परफेक्टली मैच कर रहा है। आर से फर्स्ट वाला आपको परफेक्टली आपको मैच करता हुआ मित्रों दिखाई देगा, है ना? उसके बाद कर लिया यहाँ पर एस वाले का मित्रों, तो आप यहाँ देख पाएंगे एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है ना? तो जब इसका रिएक्शन कराओगे आप किसी एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ तो हाइड्रोजन बना लेता है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें पहला कह रहा है कि येलो डाइट टेस्ट तो वैसे भी नहीं होने वाला है। फिर सेकेंड वाला कह रहा है मित्रों कि एफ ई सी के साथ वायलेट कलर देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं दे सकता है, फिनोल ग्रुप इस वाले में कहीं प्रेजेंट है नहीं। आप थर्ड सेमेस्टर वाले मित्रों, एक रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, कार्बोनाइल कंपाउंड किसी भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं ना? तो बिल्कुल यहाँ पर इस से मैच करता हुआ दिखाई देगा। थर्ड वाला परफेक्टली मैच करेंगे मतलब इससे थर्ड आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा। तो आप ए से थर्ड मैच करा लीजिए। तो ए से यहाँ पर है हाइड्रोजन, ये जो फिनोलिक पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम ऐसा कुछ ग्रुप लिखते हैं आर आर, ऐसा मान लो, ऐसा आर मान लो इसको। आर है मित्रों, NH है, और यहाँ पर ये है। जब इसका आप रिएक्शन कराओगे ग्लूकोज के साथ जो कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है, ऐसा एल्डिहाइडिक ग्रुप है यहाँ पर मित्रों, और बाकी यहाँ पर जो पार्ट प्रेजेंट है उसको हम पी मान लेते हैं। ग्लूकोज का रिमेनिंग पार्ट को हम पी लेते हैं यहाँ पर। तो इनकी बीच में मित्रों इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर वाटर हटा करके और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है ना? हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर जो एस वाला है उससे थर्ड मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है ना? तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि पी से सेकेंड मैच कर रहा है ना? और ये जो आपका क्यू था, क्यू की बातें करें मित्रों, तो क्यू से कौन मैच कर रहा है? तो क्यू से 5 हमारा मैच कर रहा है दोस्तों। आर से फर्स्ट वन मैच कर रहा है, और एस से मित्र मैच करके हमारा थर्ड वाला। ठीक है? तो बेहद कॉमन से रिएक्शंस थे, बेहद कॉमन से रिएक्शंस था। और ऑप्शन भी, ऑप्शन तो और मतलब कह सकते हैं कि सवाल को नीचे की तरफ लेकर के जा रहा है, लो लेवल तरफ लेकर के जा रहा है। ये ऑप्शन अगर किसी कोई ऑप्शन से करना चाहे, बिल्कुल 2 जगह पर काम करना है। पूरी मतलब सवाल को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ना? तो क्वेश्चन तो थो ठीक-ठाक था, लेकिन ऑप्शंस को देख कर के परफेक्टली उठा कर के मेन लेवल में जाकर के पढ़ दिया सवाल को। तो ये सवाल बिल्कुल ऑप्शंस और क्वेश्चंस दोनों को मिला कर के देखा जाए तो ये बिल्कुल एक मेन लेवल का ही सवाल है ना? एडवांस का सवाल कहना उचित नहीं होगा मित्रों। तो ये था पेपर 1 का एंड। ठीक है? अब हम बात करेंगे पेपर 2।